हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू डे 4 ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें हम अगले 6 महीनों में 11th और 12th का फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे फ्रॉम जीरो टू जेईई नीट लेवल। और इस कोर्स को कैसे फॉलो करना है उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख लेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस लेक्चर को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, कोर्स को कैसे फॉलो करना है वो आप वीडियो में देखेंगे, लेक्चर को कैसे फॉलो करना है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, नोट्स बनानी है। दूसरी बात ये कि जब तक आपको किसी भी स्लाइड की सारी चीज़ें समझ में ना आ जाए, सारे फॉर्मूले याद ना हो जाए, आप अगली स्लाइड पर नहीं जाएंगे। तीसरी बात कि अगर आपने पहले से पढ़ा है, आप ड्रॉपर हैं, तब आप इस लेक्चर को 1.25, 1.5 या फिर 2x स्पीड पर देखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। इससे आपका एक क्विक और डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ों को एक बार में समझें। अगर ना समझ में आए तो रिवाइंड करके पीछे जाना, दोबारा से देख लेना। ठीक है, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन मिले, किसी भी लेवल का क्यों ना हो, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है, ये जानने के लिए कि आपसे कहाँ चूक हो रही थी। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप नहीं सोच पा रहे थे, जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे थे। चलिए, और मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करा दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो मेनली हमने लॉ ऑफ पॉलीगन देखा था, जिसका यूज होता है दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करना है ना। तो पहले तो फोटो को फिर से ड्रॉ कर लो और सारे वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में सजा लो। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ कि एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। तो अगर हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाते हैं, फिर इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो ये जगह बच गई। तो इसके लिए अगर हमको ये पता करना है भाई कि इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या है, तो इस जगह को हम भर देंगे, मतलब कि पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देंगे। ठीक है, ताकि एक पॉलीगन बन जाए, इसीलिए तो हम इसको लॉ ऑफ पॉलीगन कहते हैं। तो ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया पहले वाले के टेल को ये आखिरी वाले के हेड से मिलाते हुए, यही है रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि r इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन मान लो दोस्तों आपके पास 5 वेक्टर्स हैं और आपने इन पांचों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में सजाया और पता चला कि पहले ही क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, आपको कुछ ड्रॉ करना ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि अगर कुछ वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है ना दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं इसका भी एफ एफ एफ, और हर दो आसपास वाले वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम हो, 120 120 120। उसी तरीके से इसमें एफ एफ, इधर से 180 इधर से भी 180, है ना। उसी तरीके से इसमें भी देखोगे तो एफ 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 90 90 90 90। तो ऐसे सिचुएशन में रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देखी थी। इस स्लाइड की जो सबसे मेन चीज़ वो ये थी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और उस वेक्टर का नाम a है। आपसे किसी ने पूछा कि a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम करते हैं i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर भी इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी। हाँ, मैंने प्रूव कराया था कि आखिर आता कहाँ से है। ठीक है, सही है ना दोस्त। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सब क्वेश्चंस किए थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। हो गया दोस्तों, कहता है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। अगर आपको जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए। तो भाई मिनिमम 2 वेक्टर्स चाहिए और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। जैसे मान लो दोस्तों, इधर की तरफ एक है 10 न्यूटन का फोर्स और हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट 0 हो जाए, तो भाई एक इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा 2। और ये कैसे होने चाहिए, तो ये होने चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये कॉन्सेप्ट की तरह भी हम याद रखेंगे, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर 0 है तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, यानी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसके बारे में सोचो। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ओ माय गॉड, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, तब कितने वेक्टर्स चाहिए ताकि 0 रिजल्टेंट मिले। ठीक है, सोच लो। तो 2 तो नहीं होगा, अरे 2 तब होगा ना जब इक्वल एंड अपोजिट हो। यहां अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब एक 10 न्यूटन का एक 8 न्यूटन का है, तो मिनिमम आपको 3 चाहिए। कैसे दोस्तों, तो मान लो कि ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन का। ठीक है, अब अगर तुम पीछे भी जाओगे, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना लॉ, ट्रायंगल लॉ, जिसमें हम
कुछ वेक्टर्स को अगर ऐड कर रहे हैं, या लॉ ऑफ पॉलीगन की बात कर लें, तो कुछ वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। तो अगर मान लो हम जस्ट पीछे भी जाएं तो दूसरा वेक्टर तो बस 8 न्यूटन का है, तो हम तो यहीं तक रह जाएंगे ना। तो अब हमको क्या चाहिए, एक तीसरा वेक्टर चाहिए 2 न्यूटन का, तब तो जाके ये यहां से लेकर यहां तक टोटल 10 होगा। तो ये तो खैर कोलिनियर वेक्टर्स है। अगर कोलिनियर ना भी हो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 10 न्यूटन का है, ये तुम्हारा मान लो कुछ 8 न्यूटन का है ना, इससे थोड़ा सा छोटा है, चलो ठीक है। तो आपको एक और वेक्टर चाहिए, एक और वेक्टर चाहिए। अब ये कितने न्यूटन का है वो तो डिपेंड करेगा कि ये सारे एंगल्स क्या हैं। इस केस में तो खैर क्लियर था कि भाई 2 ही न्यूटन चाहिए, क्योंकि कोलिनियर है ना, तो इधर टोटल 10 है तो उधर भी हमको टोटल 10 चाहिए था। ठीक है, इस केस में कुछ भी एक्स न्यूटन हो सकता है ये, है ना, तो आपको मिनिमम 3 चाहिए। क्लियर है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 3। चलिए, लेकिन एक बात है कि ये सारे के सारे जो हैं, मतलब ये तीनों चाहे ये तीनों, ये कोप्लेनर है। आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड के प्लेन में है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बोले कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी जो दो वेक्टर्स तो खैर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, अब जब नॉन कोप्लेनर बोल रहा है इसका मतलब मिनिमम देखो 3 तो होने ही चाहिए। लेकिन बात सिर्फ नॉन कोप्लेनर होने की नहीं है, बात इस बात की है कि भाई उसका रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए। तो सोचो कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट 0 हो जाए वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लो अगर हम 3 वेक्टर्स की बात करें, अच्छा 2 वेक्टर की बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते, ये हमने पढ़ा है, तो 3 तो लेना ही होगा। तो 3 अगर हम लें और हमको रिजल्टेंट 0 चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, हमको एक ट्रायंगल बनाना होगा। और ट्रायंगल हमेशा एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना। अगर मान लो हमने 2 ड्रॉ कर लिए, एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये हमने ड्रॉ कर लिया, और मुझको 0 रिजल्टेंट चाहिए। तो क्या 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 मैं ऐसे बाहर आऊँगा, इस प्लेन के बाहर आऊँगा तो रिजल्टेंट कभी 0 हो पाएगा, नहीं। रिजल्टेंट 0 होने के लिए मुझको वापस वहीं पे जाना होता है। तो ये तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। तो अब मुझको क्या करना होगा, मुझको नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए। तो 2 तो खैर हमेशा कोप्लेनर होता है, तो तीसरे को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, तीसरे को हम इसके प्लेन के बाहर। अब वो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा भाई, बाहर कैसे ड्रॉ करूंगा, आप समझ रहे हैं, बाहर 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 बाहर। ठीक है, एक्चुअली आपको ना स्क्रीन 2D में दिख रहा होगा, आप सामने बैठे होते तो आप 3D फील कर पाते कि मैं इधर बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, इधर बाहर। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को इधर देखो, ये देखो बाहर लाएंगे, तो एक और वेक्टर चाहिए ना वापस जाने के लिए, ये देखो वापस जाने के लिए, यहाँ से वापस जाने के लिए एक और वेक्टर चाहिए ना। देखो 1 2, तीसरा बाहर आ गया, तो चौथा ये होना चाहिए, तब तो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा। खट 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 और खट, मतलब एक अगर बाहर आ गया तो फिर एक और चाहिए वहां जाने के लिए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए 4, अगर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है तो। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, विच इज 4। क्लियर है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट, रिजोल्यूशन या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है पूरे फिजिक्स में। वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही है। ठीक है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है, विच इज रिजोल्यूशन या फिर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब इसका मतलब होता है कि वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ना, वेक्टर्स को तोड़ना। देखो हम चाहे तो स्केलर्स को भी तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो एक 10 है, 10 एक सिंपल सा नंबर है और कोई डायरेक्शन नहीं है, तो फिलहाल हम इसको स्केलर ही मान के चल रहे हैं। मान लो कोई चीज़ है जो 10 kg की है ना। अब हम इसको कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, कितने तरीके, हम इसको चाहे तो ऐसे 8 + 2 में तोड़ सकते हैं, हम चाहे तो इसको 9 + 1 में तोड़ सकते हैं, हम चाहे तो 7 + 3 में तोड़ सकते हैं, हम चाहे तो 6 + 4 में तोड़ सकते हैं, हम चाहे तो 5 + 5 में तोड़ सकते हैं। और भी तरीका है क्या भाई, बहुत तरीके हैं। हम चाहे तो इसको 9.9 + 0.1 में भी तो तोड़ सकते हैं, ये लोग भी तो नंबर ही है ना।
हम चाहें तो इसको हम चाहें तो इसको 1+1+1+1+1 करते करते 10 टाइम्स कर लो, ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं। हम चाहें तो 2+3+5 भी तो कर सकते हैं, ये सब तो 10 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि एक स्केलर को तोड़ने के इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके से आप तोड़ सकते हैं। तो वेक्टर को भी तोड़ने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर ए है और मुझको इसको तोड़ना है, तो मैं कितने तरीके से तोड़ सकता हूं? आंसर है इनफाइनाइट तरीकों से। हाँ, ये अलग बात है कि जब आपने स्केलर को तोड़ा तो आपको स्केलर्स मिले थे। अरे 10 kg को तोड़ोगे तो 8 kg और 2 kg ही तो मिलेगा। तो आप वेक्टर को तोड़ोगे तो आपको वेक्टर से ही मिलेंगे। अब सवाल है भैया हम इसको तोड़े कैसे? तो किसी ने कहा कि मैं इसको ना इस वेक्टर और इस वेक्टर में तोड़ना चाहता हूं, मैं ए को बी और सी में तोड़ना चाहता हूं। तो क्या उसने सही तोड़ा है? मतलब ए को तोड़ के बी और सी मिलेगा क्या? तो ये अगर आपको जानना है ना, तो आप ये देख लो कि इन दोनों को जोड़ने से वापस से हमको ए मिल रहा है कि नहीं। जैसे आपने यहां भी किया होगा ना, जैसे जैसे मैं लिख रहा था 8+2, आप मन ही मन इसको ऐड करके देख भी रहे होंगे, कैसा ना हो कि गलत लिख रहा हो टीचर। ठीक है, तो ये 10 है, ये भी 10। अच्छा, मैंने ऐसा कहा होता कि 10 = 7+2 छोड़ दिया होता, आप फटाक से बोलते सर आप गलत हो गए। कैसे? क्योंकि 7+2 तो 9 होता है। तो कैसे चेक करोगे कि 10 को तोड़ने का तरीका सही है कि नहीं? वापस से जोड़ के देखोगे। वैसे ही हम यहां भी वही काम करेंगे, हम बी और सी को जोड़ के देखेंगे कि ए मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बी बी और सी ये तो सेम ऑर्डर में है, तो दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में हो तो उनको ऐड करने से क्या मिलेगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते हैं। ओ माय गॉड, यानी बी और सी को ऐड करने से ये मिल रहा है और इसी का नाम तो ए है। यानी आपने बिल्कुल सही तोड़ा है, ए को तोड़ने पे आपको बी और सी मिल जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब हुआ ए को आप तोड़ेंगे तो आपको बी और सी मिलेगा। अब इसी में कोई और आया, उसने कहा कि मैं एक और तरीका बताता हूँ इसको तोड़ने का। उसने क्या किया कि वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। यानी उसने इस ए को, उसने दोस्तों इस ए को 3 वेक्टर्स में तोड़ दिया। सही है? तो आप बताइए कि सही है कि नहीं, उसने सही तरीके से तोड़ा है कि नहीं? तो सही तरीके से तोड़ा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम इन तीनों को ऐड करके देख लेंगे कि वापस हमको ए मिल रहा है कि नहीं। तो आओ चलो इसको ऐड करके देखा जाए। तो दोस्तों ये देखो, खट खट एंड खट, ये तीनों सेम ऑर्डर में आ गए। तो क्या करें, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला है। ओ हो, ये तो वापस हमको ये मिल गया। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही तरीके से तोड़ा था। ए को तोड़ोगे तो डी ई और एफ तुमको मिलेगा। तो ये हो गया डी ई और एफ। अब बताओ और कितने तरीके हो सकते हैं इसको तोड़ने के? तो सही में इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ बाहर बाहर आ गया, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बाहर आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आ गया। मतलब कैसे भी यहाँ से चलो और घूम घाम के वापस आ जाओ। भले रास्ते में तुम 1 2 3 4 5 6 7 वेक्टर्स यूज कर लो, चाहे 50 वेक्टर्स यूज कर लो, उन सब को जोड़ोगे तो वापस से फिर तुमको यही मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ कि एक वेक्टर को तोड़ने के इनफाइनाइट तरीके हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो टूटे हुए हिस्से हैं, इनको बोला जाता है कंपोनेंट। यानी बी और सी जो है वो ए के कंपोनेंट्स हैं। अरे ए को तोड़ के ही तो मिले हैं। सिमिलरली डी ई और एफ भी जो है वो ए के कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? मतलब हमने दूसरे तरीके से तोड़ा है तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ हियर बी सी एंड डी ई एंड एफ आर कंपोनेंट्स ऑफ ए। यहां आर होना चाहिए ना, आर कंपोनेंट्स ऑफ ए। क्लियर है? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिजिक्स में हम जो कंपोनेंट्स तोड़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब जाके हमको फायदा होता है। जैसे यहाँ जो कंपोनेंट्स टूटे हैं, बी और सी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो नहीं। आपको ये वाला एंगल 90 नहीं दिख रहा होगा। सिमिलरली डी और ई भी एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे हैं, ई और एफ भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है ना दोस्तों? तो क्या है कि ऐसे कंपोनेंट तोड़ना तो गलत नहीं है, लेकिन ऐसे कंपोनेंट तोड़ने से हमको फायदा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और क्यों?
क्योंकि हम चाहते हैं ना कि एक कंपोनेंट जो हो वो एक्स एक्सिस की तरफ हो, एक वाई एक्सिस की तरफ हो, तो एक जेड एक्सिस की तरफ हो। और आप जानते हैं कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक्स अगर इधर होता है, वाई ऊपर होता है, तो जेड जो होता है ऐसा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टूटे हुए कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर? चलिए, अब जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको ना ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो दोस्तों ये एक्स और वाई एक्सिस है और एक वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब मुझको इस ए के दो कंपोनेंट्स तोड़ने हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट होना चाहिए एक्स की तरफ और एक होना चाहिए वाई की तरफ। ठीक है, तो आप मन ही मन सोच पा रहे होंगे कि वो दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे। तो दोस्तों एक कंपोनेंट होगा ये और दूसरा कंपोनेंट होगा ये। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना? अब इसका नाम होता है ए एक्स। ए एक्स स्टैंड फॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। ए का कौन सा कंपोनेंट है ये? तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, तो इसीलिए हम इसको ए एक्स से दिखाते हैं। सही है? ठीक उसी तरीके से ए का ये कौन सा कंपोनेंट है? अरे भाई ये और ये कंपोनेंट्स है ना, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? ये वो है जो वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसीलिए हम उसको ए वाई बोलेंगे। अब हमको पता करना है कि यार ये ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा, यानी ए का एक्स कंपोनेंट कितना, वाई कंपोनेंट कितना। तो यार तुमको सामने एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम इसको थीटा को कंसीडर करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसका लेंथ मान लिया जाए दोस्तों मेरे ए है, क्योंकि लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो इसका लेंथ ए है, तो इसका लेंथ कितना होगा ये हमको जानना है। तो पहले तो ये बताओ कि वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनस का रिश्ता देता है। तो वो कॉस होता है, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ से हमको ए एक्स कितना मिलेगा, तो ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा यानी ये ए एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ए एक्स की वैल्यू कितनी है? तो ये है ए कॉस थीटा। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हाइपोटेनस तो दिया हुआ है और हमको ये पता करना है, ये परपेंडिकुलर पता करना है, तो वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन देता है, पी और एच के बीच में रिलेशन देता है? तो आप बोलेंगे वो साइन होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ से आपको ए वाई मिल जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब ना ये चीज़ हमको रटने टाइप का याद होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर के अगर सिर्फ दो कंपोनेंट्स तोड़ने हैं, एक एक्स में एक वाई में, तो एक कंपोनेंट साइन थीटा के साथ आएगा, एक कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ आएगा। क्लियर है? एक होगा ए कॉस थीटा तो एक होगा ए साइन थीटा। इज इट क्लियर? कैसे हुआ ये डिराइव करके हमने देख भी लिया है ना। अब सुनो ध्यान से, आगे से हम कंपोनेंट ऐसे नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ने का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऐसा नहीं तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर हमको इस ए का एक्स कंपोनेंट तोड़ना है तो हम ए के हेड से इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर ए के टेल को इस परपेंडिकुलर के फुट से मिला देंगे, यही होगा ए एक्स। तुम ध्यान से देखो दोस्तों, तो पिछली बार भी ए एक्स वही था, अब की बार भी वही है। ठीक है, लेकिन जब अगर हमको वाई कंपोनेंट तोड़ना होगा तो हम सेम वही काम करेंगे जो हमने एक्स एक्सिस पे किया था। इसका मतलब हम इसके हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ए के टेल को, या फिर यूं कहें कि ओरिजिन को हम मिला देंगे उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई। अरे भाई पिछली बार ए वाई यहाँ था, अब की बार यहाँ है, बस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट तोड़ेंगे। और पता हम इसको कैसे दिखाएं? हम ऐसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे ऐसे, ये रहा ए का एक्स कंपोनेंट, ऐसे घुमा के दिखाएंगे, ए का एक्स कंपोनेंट, और ये रहा ए का वाई कंपोनेंट, ऐसे घुमा के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा एक और बात है, कहने का मतलब है कि पिछली बार जब हमने ए को इसमें और इसमें तोड़ा था तो हमने वापस जोड़ के देखा भी था कि भाई इसको जोड़ने से हमको ये मिल रहा है। सही है, क्या इसको और इसको जोड़ने से ये मिलेगा? तो हाँ मिलेगा।
बस पिछली बार ये लॉ ऑफ ट्रायंगल था, अब की बार ये लॉ ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अरे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही तो है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी ए को तोड़ने से आपको ए एक्स और ए वाई मिल जा रहा है। अब क्या है कि ये कोड याद रखेंगे, कोड ये है कि थीटा की तरफ तो कॉस, थीटा से दूर तो साइन। अब वीडियो को पॉज करके ना कम से कम 10 बार बोलो इसको, थीटा की तरफ तो कॉस, थीटा से दूर तो साइन, बस इतना ही आपको याद रखना है। कंपोनेंट का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगर आपको ये दो कोड याद रहेगा तो। अब कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, अब सुनो ध्यान से, अगर तुमको ए एक्स निकालना है तो तुम कैसे इधर घूम रहे हो, यानी देखो थीटा की तरफ घूम रहे हो, अरे घूमते टाइम थीटा से मुलाकात हो गई ना, तो थीटा की तरफ तो क्या कॉस, तो सबसे पहले तो हम ए लिखेंगे क्योंकि जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसको तो लिखोगे ना, सही है। और फिर उसके बगल में लिख दोगे कॉस थीटा, कॉस क्यों, क्योंकि हम थीटा की तरफ घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो वाई कंपोनेंट के लिए तो आपको ऐसे जाना होगा ना, यानी आप इस थीटा से दूर जा रहे हैं, आप थीटा से दूर जा रहे हैं, और थीटा से अगर आप दूर जाएंगे तो आपको साइन लिखना होता है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर दोस्तों, एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा। कॉस कब आएगा, जब आप थीटा की तरफ घूमेंगे, साइन कब आएगा, जब आप थीटा से दूर जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब एक और चीज़ है, हम जानते हैं, मैं ऐसे लिख के बता देता हूं कि अगर वेक्टर ए को आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे दिस प्लस दिस या फिर दिस प्लस दिस, बात तो बराबर ही है। तो हम इसको अगर इस वेक्टर को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, क्या सिर्फ ए एक्स लिखने से काम चलेगा, नहीं, ए एक्स तो बस मैग्नीट्यूड है, जबकि वेक्टर को अगर आप तोड़ रहे हैं तो वेक्टर्स मिलने चाहिए, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बताओ कि इसका पूरा नाम क्या होगा, तो पूरा नाम होगा ए एक्स आई कैप। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर्स का यूज हम डायरेक्शन दिखाने के लिए करते हैं, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, और ये कंप्लीट वेक्टर हो जाता है। सिमिलरली इस वेक्टर का नाम क्या होगा, क्योंकि इसको और इसको ऐड करने पर ना आपको ये मिल रहा है, तो ए वाई तो खैर मैग्नीट्यूड होगा और जे कैप लिख लेंगे, इतना आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक बात और, मान लो दोस्तों हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो आप देख लेना ए आ जाएगा, कैसे निकाल के देख भी लेते हैं। ये देखो, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका मतलब ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट। अब देखो दोस्तों, स्क्वायर जो है वो ए के भी ऊपर जाएगा और कॉस के भी ऊपर जाएगा, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर को बाहर निकालो, ए स्क्वायर को बाहर निकालो, तो ये यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मिला जुला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब तो जस्ट ए ही हो जाएगा। और बात सही भी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए ही तो है। ठीक है, तो ये ऐसे ही टाइम पास के लिए था, मेन बात समझना क्या है। ठीक है, मेन बात तो यही है कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, तो हम एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लगा देंगे और वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप लगा देंगे। और अगर तीन कंपोनेंट्स होते, जो कि ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं, हालांकि पढ़ेंगे हम उसके बारे में आगे, तीन कंपोनेंट्स हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स हो गए तो भाई क्या करेंगे, हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख देंगे। क्लियर है। चलिए एक चीज और, अगर मान लो दोस्तों थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, थीटा जो है वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। आप ये वाला फोटो देखें चाहे ये वाला फोटो देखें, वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल थीटा ही तो है।
तो उस केस में याद रखना tan थीटा इज इक्वल टू AY/AX। कैसे? तो आप देख सकते हैं, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। अब इस ट्रायंगल में तुम tan थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस ही तो लिखोगे। तो परपेंडिकुलर है AY, बेस है AX। ठीक है, चाहे इस फोटो में भी तुम देख सकते हो, परपेंडिकुलर यही तो है और ये इसके इक्वल है, यानी अगर लेंथ में देखा जाए तो ये AY के इक्वल है, तो AY/AX लिखेंगे आप परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप x एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल देखना चाह रहे हैं तो y कंपोनेंट ऊपर आएगा, मतलब थोड़ा सा उल्टा वाला बात होता है, और x कंपोनेंट नीचे आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एंगल जो होता है, थीटा जो होता है, वो y एक्सिस के साथ एंगल होता है, तो यहाँ क्या आता है? तो AX ऊपर आता है, AY नीचे आता है। अब देखो, इसको रटना नहीं है, ये तो हम फोटो देख के बता देंगे। अरे वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ोगे तो फोटो तो रहेगा ना, तो फोटो देख के हम बता देंगे कि हाँ भाई tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। अगर थीटा ये ना होगा, थीटा ये होता, तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू तब दिस बाई दिस होता ना। अरे इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है तो AX/AY होता। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है। हो गया? चलिए, तो एक फोर्स है 10 न्यूटन का, जो कि x एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है, और जाहिर सी बात है इस फोर्स के x और y कंपोनेंट तोड़ने हैं, एंड राइट द फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। अच्छा, तो पहले कंपोनेंट तोड़ लिया जाए। तो फोटो बनाने सबसे पहले आपको आना चाहिए। कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा फोर्स का x कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स का y कंपोनेंट। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, फोर्स का x कंपोनेंट कितना होगा? तो हम x कंपोनेंट के लिए ऐसे घूम रहे हैं, यानी हम 30 डिग्री की तरफ घूम रहे हैं, तो थीटा की तरफ तो cos। तो सबसे पहले तो हम 10 न्यूटन लिख लेंगे क्योंकि कंपोनेंट तो इसी का तोड़ना है ना। उसके बाद लिखेंगे cos 30 डिग्री, तो मिला जुला के दोस्तों 10 न्यूटन, एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड ऑब्वियसली आंसर न्यूटन में, सॉरी न्यूटन यहाँ लिखा हुआ है तो 2 बार न्यूटन थोड़ा ना लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5√3 न्यूटन, सही है। एंड Fy कितना होगा ये बताओ। Fx तो हमको मिल गया 5√3 न्यूटन। Fy कितना होगा? तो इस फोर्स का y कंपोनेंट तोड़ने के लिए आप इधर घूम रहे हैं, इधर घूमने का मतलब हुआ 30 डिग्री से दूर भाग रहे हो। देखो 30 डिग्री से दूर भाग रहे हो, तो दूर भाग रहे हो का मतलब साइन, थीटा की तरफ तो कॉस, थीटा से दूर तो साइन। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, पीछे छूट गया है, हम लोग वापस जाएंगे, एक सेकेंड। हाँ, 1/2 और मिला जुला के ये Fy कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये कितना है? तो ये है 5√3 न्यूटन, और ये कितना है? तो ये है 5 न्यूटन। सही है। अब एक और बात है, मान लो दोस्तों किसी ने मुझसे कहा कि सर आप जब इधर घूम रहे थे, है ना, तो आप 30 की तरफ घूम रहे थे, बिल्कुल सही, और इसीलिए आपने 30 के साथ कॉस ले लिया। लेकिन सर आप जब इधर घूम रहे थे तो यहाँ 60 भी तो है, लिखा नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों 60 है तो सही यहाँ पे। तो आप तो 60 से दूर जा रहे हैं, 30 की तरफ घूम रहे हैं लेकिन आप 60 से दूर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा कि ठीक है, तो 60 लेके देख लेते हैं। मतलब एक तरीके से हम इसको सेकंड मेथड कह लेते हैं, और अब मतलब फर्स्ट मेथड में हम 30 डिग्री को एंगल ले रहे हैं, सेकंड मेथड में हम 60 डिग्री को एंगल ले रहे हैं। मान लो 30 ना दे के ये 60 दिया होता, बात तो वही होता है ना, वेक्टर तो अभी भी यही पे होता है। अब आप एंगल इधर से 30 लो चाहे इधर से 60 लो, बात तो वही है। तो उस केस में Fx कितना होता है? तो ठीक है, देख लेते हैं। तो आप एक बात बताइए कि जब आप ऐसे घूम रहे हैं तो आप 60 से दूर जा रहे हैं, और थीटा से दूर तो फिर साइन यूज करते हैं,
तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन और साइन 60 डिग्री। और दोस्तों साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और ये आ गया आपका 5√3 न्यूटन, यानी एफ एक्स की वैल्यू आ गई 5√3 न्यूटन। पिछली बार क्या था? ओ पिछली बार भी तो 5√3 ही था, है ना। इसका मतलब है देखो कभी घबराना मत कि हम ये वाला एंगल लें कि ये वाला एंगल लें, बस इतना देख लेना कि तरफ घूम रहे हो कि दूर जा रहे हो। अगर तरफ घूम रहे हो तो कॉस लिखना, दूर जा रहे हो तो साइन लिखना। सिमिलरली चलो एफ वाई भी देख लेते हैं। एफ वाई तो आप बताइए, अगर आप वाई कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो आप 60 की तरफ घूम रहे हैं और थीटा की तरफ तो आप कॉस लिखेंगे। तो 10 न्यूटन तो खैर लिखोगे ही क्योंकि इसी का कंपोनेंट तोड़ रहे हो। कॉस 60 डिग्री, एंड एवरीवन नोज कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। तो ये हो गया तुम्हारा कितना दोस्तों? एफ वाई। क्लियर? सेम सेम आंसर आया। ठीक है, अब एक चीज़ और बताना, ये वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। आप देख रहे हैं 5√3 है ना, और ये सिर्फ 5 है। और फोटो से भी आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। क्यों? ये वाला कंपोनेंट बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है? सिंपल सा आंसर है, ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका है, इसीलिए एक्स एक्सिस में कंपोनेंट भी ज़्यादा आएगा। कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट इफेक्ट होता है, यानी इस 10 न्यूटन के फोर्स का जो इफेक्ट है ना, वो एक्स एक्सिस में कितना है? तो 5√3। और वाई एक्सिस में कितना है दोस्तों? तो 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए, एक चीज़ मैंने बोला था कि छूट गया है, मैं पीछे चल के आपको बता देता हूँ कि ये जो, अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखें ना दोस्तों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखें, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा √ax² प्लस क्या? ay²। यही तो होगा। अरे ये तो पाइथागोरस थ्योरम है भाई, दोनों साइड स्क्वायर करो ना तो ये क्या मिलेगा? a² = ax² प्लस ay², ऐसा मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो मतलब देखो क्या मैं बताना चाह रहा था उसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं ये बताना चाह रहा था ना कि अगर कंपोनेंट्स के स्क्वायर को सम करोगे ना, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम, इवन अगर एक az के कैप भी होता तो हम ax² प्लस ay² प्लस az² लिखते हैं, तो उनका जो सम होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो अगर ऐसा आपको दिखेगा तो वैसे भी आप लिख ही लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो √this² प्लस this² होता है, और दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये रिलेशन तो खैर ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो एक डायरेक्ट रिलेशन भी आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने देखा। फिर मैं आपको बता रहा था कि कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना, अगर मान लो कोई वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उसका इफेक्ट 0 हो जाता है, या यूं कहें कि 90 डिग्री पे वेक्टर का इफेक्ट 0 हो जाता है, यानी 90 डिग्री पे वेक्टर का कंपोनेंट 0 हो जाता है। कैसे? देख लो, मान लो दोस्तों एक वेक्टर ऊपर की तरफ a है और इसका कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में तोड़ना है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ, तुम तो ऐसे घूमोगे ना, अरे अगर हम मान लो कि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ना चाह रहे हैं तो हम ऐसे घूमेंगे। हम कितना एंगल घूम रहे हैं? हम 90 डिग्री घूम रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? a cos 90 डिग्री। एंड आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 0। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कंपोनेंट आ गया 0, यानी किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे कंपोनेंट 0 होता है। क्लियर है? ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से बोलो, किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे कंपोनेंट 0 होता है का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री पे वेक्टर का कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दोस्तों ये पेन है, मैंने इसको छोड़ा तो नीचे गिरा। मैंने पूछा कि ये पेन नीचे क्यों गिरा, तो आप बोलेंगे कि इस पर नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन
मान लो मैंने अपने हाथ पे रखा है, ऐसे रखा है, अब बताओ ये पेन कहाँ जा रहा है? तो कहीं नहीं जा रहा है। तो सवाल है क्यों? क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? तो लग तो रहा है, ये पेन नीचे जाना तो चाह रहा है, लेकिन मैंने अपने हाथ से इसको रोक रखा है, इसके पास नीचे जाने की आज़ादी नहीं है। पिछली बार नीचे जाने की आज़ादी थी तो गया था, जहां आज़ादी मैंने छीन ली जाके वहां रुक भी गया। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार क्या है कि इसके पास नीचे जाने की आज़ादी है नहीं। तो भाई इसके पास किस डायरेक्शन में मूव करने की आज़ादी है? तो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, मूव कर सकता है। तो सवाल है भाई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर क्यों नहीं रहा है? तो इसलिए नहीं कर रहा है कि इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और 90 डिग्री तक आते आते इसका कंपोनेंट जीरो हो जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट 90 डिग्री यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आते आते जीरो हो जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ को तिरछा किया, ये देखो मूव करने लगा, देखो मूव करने लगा। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि अब ये एंगल 90 डिग्री से कम हो गया। देखो पहले 90 था, जैसे ही मैंने अपने हाथ को तिरछा किया, हाथ को मैंने तिरछा किया, तो अब ये और मेरे हाथ के बीच का ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो गया। तो 90 डिग्री से कम हो गया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। जब एकदम हॉरिजॉन्टल था तो इसका इफेक्ट 90 डिग्री पे जीरो था, लेकिन जैसे ही मैंने तिरछा किया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आ गया, यानी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ गया, और वही कंपोनेंट इसको खिसका के लेके चला गया। तो याद रखना दोस्तों, हर एंगल पे वेक्टर का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है, बस 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर हम 0 से 90 तक की बात करें तो ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 फोर्सेस दिख रही होंगी। अब इनको हमको ऐड करना है, मतलब इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या किया जाए भाई? तो अगर आप उस तरीके से जाएंगे ना कि पहले किसी दो को जोड़ें, जैसे मान लो इसको और इसको ऐड करोगे, है ना दोस्तों, तो इधर आएगा, फिर इसको और इसको ऐड करोगे तो फिर इधर कहीं आएगा, है ना, फिर अब इसको इसको, तो ये बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ऐसे लॉ पॉली ये लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम दो वेक्टर्स को ऐड करें वही ठीक लगता है, दो से ज़्यादा हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और लॉ पॉलीगन भी आप यहाँ नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से खिसका के यहाँ लाएंगे, फिर इसको खिसका के ले जाएंगे। तो अब जब इसको आप यहाँ से यहाँ खिसका के लाएंगे ना, तो आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा कि जब आप इसको ड्रॉ करें तो एंगल एग्जैक्ट 37 डिग्री हो, और अगर ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो लेंथ भी एग्जैक्ट इक्वल हो, तब जाके डायग्राम सही बनेगा। और उतनी एक्यूरेसी के साथ डायग्राम बनाने का ना टाइम है और ना आपसे बनेगा। ठीक है, तो दोनों मेथड अब तक जो हमने पढ़ा है वो यहाँ काम नहीं आएगा। मतलब दोनों मेथड क्या था? पहला ये था कि पहले किसी दो को जोड़ो, फिर उसमें तीसरे को, फिर उसमें चौथे को, बर्बाद हो जाओगे, जोड़ते रह जाओगे। और दूसरा मेथड ये कि पॉलीगन ड्रॉ करें और फिर पहले वाले का टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाएं, तो वो डायग्राम बनाना प्रैक्टिकली आपके लिए एक्यूरेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में हम हर वेक्टर का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो ना, इस फोर्स का नाम F1 है, इस फोर्स का नाम F2 है, इस फोर्स का नाम F3 है, इस फोर्स का नाम F4 है। क्या नाम है दोस्तों? एक सेकेंड, इस फोर्स का नाम जो है वो F4 है। सही है। अब इनका नाम हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन के लिए तो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो आओ F1 का नाम लिखा जाए। तो दोस्तों F1 जो है वो कितना होगा? तो 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किधर है? तो दोस्तों इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम यहाँ आई कैप लिखेंगे। सही है, हो गया, समझ में आ गया कि ये एक ऐसा वेक्टर है, F1 एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर। अब रही बात F2 की, तो भाई मेरे F2 जो है ना ही x की तरफ है और ना ही y की तरफ, वो तो बीच में है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाए? तो इसके हम दो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, और दोस्तों इसमें से एक कंपोनेंट जो होगा वो x में आएगा
तो ध्यान से देखना, एक कंपोनेंट जो होगा वो इधर आएगा, ये रहा, और एक कंपोनेंट जो होगा वो ये रहा, यानी F2 इसको और इसको ऐड करके मिलने वाला है ना दोस्तों। अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसको ऐड करोगे तो यही तो मिलता है, जिसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ ना कि F2 को लिखना है ना, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करके लिख दो। अब बताओ इस वेक्टर का नाम क्या होगा, ये वाला जो वेक्टर है इसका नाम क्या होगा। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, F2 का x कंपोनेंट कितना होगा। तो दोस्तों हम 37 की तरफ घूम रहे हैं, तो हम 37 के साथ cos लिखेंगे। हम लिखेंगे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन cos 37 डिग्री। ये हो गया इस वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन हमको इस वेक्टर का पूरा नाम लिखना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, और उस यूनिट वेक्टर का नाम होता है आई कैप। अब हम इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड करेंगे, और इसका नाम क्या है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो कितना होगा 10, और चूंकि हम लोग न्यूटन न्यूटन बार बार कौन लिखेगा, यहाँ से न्यूटन में हटा देता हूँ, हम सीधे लास्ट में न्यूटन लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। वो बार बार न्यूटन लिखोगे वो थोड़ा लेंथ दिखने में लेंथी लगेगा, है ना। हाँ, तो बताओ इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ोगे तो 37 से दूर भाग रहे हो, और 37 से दूर भाग रहे हो तो क्या लिखोगे, साइन लिखोगे। तो साइन 37 डिग्री, और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, यानी वाई एक्सिस की तरफ है, और वाई एक्सिस की तरफ हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जे कैप। तो हम यही करने वाले हैं। हम देख लेंगे एक्स कितना है, वाई कितना है ना। एक्स वाले के साथ आई कैप लगा देंगे, वाई वाले के साथ जे कैप लगा देंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि ये कितना होता है। तो हम जानते हैं कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53। तो फिलहाल हमको 37 चाहिए। तो आप एक बात बताइए, cos 37 कितना होगा। तो cos का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस विच इज 4/5। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 आई कैप, ठीक है, और प्लस 10 इंटू साइन 37 कितना होगा, तो 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 जे कैप। क्लियर, ये है आपका F2। अब अगर हम इस F2 को ठीक से लिखना चाहें तो बताओ कितना लिखेंगे, है ना। कितना लिखेंगे बताओ दोस्तों। तो F2 विल बी कितना बताओ। तो 5 से ये कटेगा ना, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 8 आई कैप हो जाएगा, और प्लस 5 से ये 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 6 जे कैप, ठीक है। तो ये मैंने F2 भी लिख लिया, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब सिमिलरली सेम काम हम करेंगे F3 और F4 के साथ भी। तो आओ जल्दी से बताओ कि इसका जो कंपोनेंट टूटेगा, इसका कंपोनेंट किधर टूटेगा। तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, ये रहा दोस्तों, और एक कंपोनेंट ये टूटेगा, ये रहा, यानी इसको और इसको ऐड करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तो आप बताओ F3 कैसे लिखोगे। तो F3 इज इक्वल्स टू होगा, बोलो दोस्तों। सबसे पहले हम लोग x कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इसको इधर घुमा रहे हो ना, यानी तुम 53 की तरफ घूम रहे हो तो cos लिखोगे, और वेक्टर है कितने मैग्नीट्यूड का, 20 न्यूटन का। तो 20 cos, अरे जिसका कंपोनेंट तोड़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो लिखोगे ना, और 53 की तरफ घूम रहे हो तो cos लिखोगे 53। अच्छा, ये डायरेक्शन किधर है, तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। और दोस्तों नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है माइनस आई कैप। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब बताओ इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा। एक कंपोनेंट इधर तो एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चल के ना जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बार बार ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही देख लेंगे ये किधर टूट रहा है किधर टूट रहा है, ठीक है। ड्रॉ करोगे तो बड़ा कचड़ा हो जाएगा फोटो में, ठीक है। तो इधर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, तो 53 से दूर जा रहे हो, है ना, 20 मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम साइन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे साइन 53 डिग्री, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये तो वाई एक्सिस है, तो हम जे कैप लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि cos 53 डिग्री कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, ये याद मत रखना, तुम अपना करके देख लेना, ठीक है। हाँ, ये होता है तुम्हारा 3/5
5, माइनस साइन सामने चला जाएगा और यहाँ आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली साइन 53 कितना होता है, तो ये होता है 4/5, 4/5, क्योंकि जो ट्रायंगल है ना वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, तो पलक झपकते मुझको समझ में आ जाता है कि मतलब साइन 53 कितना होगा, कॉस 53 कितना होगा, है ना। तुम्हारे साथ भी होगा अगर प्रैक्टिस होता रहे तो ये हो जाएगा जे कैप। अब आप बताइए कि F3 कितना होगा, तो 5 से ये 4 बार में जाएगा तो -12 आई कैप, प्लस 4 बार में जाएगा तो +16 जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने F3 भी लिख लिया। अब एक आखिरी बचा हुआ F4, उसका नाम लिखो। ठीक है, F4 का नाम लिखो। तो F4 का देखो दोस्तों, ये तो ऐसे है ना, तो जाहिर सी बात है एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, इधर नीचे टूटेगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो तुम बताओ, जो कंपोनेंट इधर x की तरफ टूटेगा तो उसको कैसे लिखोगे? F4 लिख रहे हो, कैसे लिखोगे? तो लिखोगे 6√2, और हम 45 से दूर जा रहे हैं। अरे इस वाले 45 पर फोकस है, दूर जा रहे हो तो साइन लिखोगे, तो लिखा जाएगा 6√2 साइन 45 डिग्री, और डायरेक्शन इधर है तो हम लिख देंगे माइनस आई कैप, और उसके बाद प्लस, इसका नाम बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर घूम रहे हैं, यानी हम 45 की तरफ घूम रहे हैं, तो 45 की तरफ घूम रहे हैं तो हम कॉस लिखेंगे, तो 6√2 कॉस 45 डिग्री, और नीचे का डायरेक्शन है ना, अरे ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में यूज होता है जे कैप। चलिए अब हम इसको ठीक से लिखते हैं कि F4 कितना है। तो 6√2 तो खैर पहले से है, अच्छा ये माइनस साइन सामने भी तो जाएगा, ये माइनस सामने लेके चले जाओ, और ये हो जाएगा 1/√2 और फिर आई कैप। सिमिलरली ये वाला माइनस भी सामने चला जाएगा, तो -6√2, और cos 45 भी 1/√2 होता है, और यहाँ से मिलेगा जे कैप। अब बहुत ही सिंपली ये √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। तो आप बताइए आपको F4 मिला कितना? तो F4 मिल गया -6 आई कैप, क्लियर क्लियर, और -6 जे कैप, और ये चारों हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि भाई इधर ही कहीं, ऐसा क्या नया पेज ले जाएं, इधर ही हटाते हैं। हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एफ नेट पूछा जा रहा है का मतलब हुआ कि अब आप F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं एफ नेट। अब यार तुमको F1 पता है ना, F2 पता है, F3 पता है और F4 पता है, सबको ऐड करना है। ऐड करो, तो देखो इसमें क्या है, 10 आई कैप, सब आई कैप वाले को पहले ऐड करो, फिर सब जे कैप वाले को एक साथ ऐड कर लेना। 10 आई कैप, 8 आई कैप, कितना, 18 आई कैप, -12, तो 6 आई कैप। ओ माय गॉड, तो यहाँ से मिलेगा 6 आई कैप, और यहाँ है -6 आई कैप, तो ये तो जीरो हो गया, यानी आई कैप में आंसर आएगा ही नहीं, जो आंसर होगा उसमें कोई आई कैप नहीं होगा। जे कैप वाले को ऐड करते हैं, तो इसके पास तो कोई जे कैप है नहीं, इसके पास है 6 जे कैप, 16 जे कैप, 22 जे कैप और -6 जे कैप, तो ओवरऑल 16 जे कैप आ रहा है। तो बस इसका आंसर होगा 16 जे कैप, 16 जे कैप, और ऑब्वियसली न्यूटन में आएगा। इसका क्या मतलब है, इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एफ नेट कितना है बताओ, एफ नेट कितना है, तो 16 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सेस, मतलब इन सारे फोर्सेस को ऐड करोगे ना, अगर हम डायग्राम की बात करें तो सारे फोर्सेस को ऐड करोगे तो वो फोर्स इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। कितने न्यूटन का, 16 न्यूटन का, यही होगा आपका एफ नेट। समझ गए आप? तो ये काम हम करेंगे। अब देखो क्या है कि इससे फ़ायदा ये है कि अगर मान लो एक पांचवा फोर्स भी होता है इधर,
एक छठा फोर्स भी होता, 750 फोर्स होता। भले टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको 15-20 मिनट भले टाइम लग जाए, लेकिन 50 फोर्स भी हो तो हम कंपोनेंट तोड़ तोड़ के बाकी सबको एक बार में जोड़ सकते हैं, सब आई कैप को एक साथ, सब जे कैप को एक साथ। ऐसे सिचुएशन में आपको जेड एक्सिस नहीं देगा, ठीक है, दो ही एक्सिस देगा, क्योंकि जेड एक्सिस दे देगा तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना दोस्तों। चलो ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली हम इसको लेवल 2 का क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं। तो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। अच्छा, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक काम करते हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड को x, इसके मैग्नीट्यूड को x और इसके मैग्नीट्यूड को भी x कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। अच्छा, ये ओ ए और ओ बी को ऐड करना है, उसमें से इस ओ सी को सब्ट्रैक्ट करना है, वेरी गुड। विथ एक्स एक्सिस विल बी कितना, मतलब जब दोनों को ऐड करके तीसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको जो वेक्टर मिलेगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग ओ ए ओ बी और ओ सी को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि देखो क्या है कि जब भी आज के बाद से आड़ा तिरछा वेक्टर ऐसा मिलेगा ना, है ना, जो ना पूरी तरीके से एक्स में होगा ना पूरी तरीके से वाई में होगा, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आगे बढ़ने का कि आप इसका कंपोनेंट तोड़ दें, ठीक है। चलिए हम ओ ए का नाम लिखते हैं। तो बताओ दोस्तों, ओ ए जो है, ओ ए वो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एक्स, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, cos 30 डिग्री, क्योंकि हम 30 की तरफ घूम रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स cos 30 डिग्री, और ये जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है, इसीलिए हम लिखेंगे आई कैप, ठीक है, प्लस इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो होगा एक्स साइन 30 डिग्री, एक्स साइन 30 डिग्री, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये जे कैप हो जाएगा, वेरी गुड। ये हो जाएगा √3/2 होता है ये, तो x इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस x इंटू 1/2 और j कैप, तो ये हो गया आपका ओ ए। क्लियर, कुछ कह दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। दूसरा वाला है ओ बी, तो ओ बी ये है, तो इसका x वाला जो कंपोनेंट आएगा वो तो इधर आएगा, कितना होगा, तो x cos 60 डिग्री आई कैप, ओ बी का एक कंपोनेंट होगा x cos 60 डिग्री आई कैप, और एक कंपोनेंट नीचे होगा ऐसे, ठीक है, और चूंकि आप 60 से दूर जा रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे x साइन 60 डिग्री, लेकिन माइनस जे कैप, क्योंकि जो कंपोनेंट था वो नीचे की तरफ था, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ आई एक्सिस में था। तो यहाँ से आपको ओ बी की वैल्यू मिल जाएगी x cos 60 डिग्री, ऑब्वियसली 1/2 होता है तो ये आई कैप होगा, और ये माइनस साइन सामने आएगा, x साइन 60 डिग्री √3 डिवाइडेड बाई 2, आप कह दें इसको इक्वेशन नंबर 2। चलिए, और तीसरा वाला कौन सा है, ओ सी है, तो उसी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इधर वाला कंपोनेंट होगा ओ सी cos 45 डिग्री, सॉरी ओ सी का मैग्नीट्यूड x है ना, तो हम लिखेंगे x cos 45 डिग्री, और इसका जो कंपोनेंट इधर टूटा है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, तो हम इसको माइनस आई कैप लिखेंगे, प्लस इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, वो हो जाएगा x साइन 45 डिग्री और जे कैप। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ लिखते हैं, तो ओ सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो ये है cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो x डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, माइनस साइन सामने गया तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, ठीक है, और प्लस x डिवाइडेड बाई √2 और जे कैप, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 3 कह दो, सही है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी हो। तो मान लो दोस्तों वो वेक्टर कुछ ए है, ए कोई वेक्टर है जो कि है ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, ठीक है। तो ऐड करते हैं इसको, एक सेकेंड, इसको और इसको ऐड करना है, और इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसको दोस्तों सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, आई कैप वालों को एक साथ सॉल्व कर लो, जे कैप वालों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो ना, एक्स आई कैप
और एक्स आई कैप तीनों में है, तो एक्स आई कैप को हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, √3/2 प्लस 1/2, और चूंकि इसको माइनस करना है तुमको, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले से माइनस है, तो इसमें एक जो ओवरऑल माइनस साइन पहले आएगा वो इसको पॉजिटिव कर देगा। तो √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/√2, और फिर एक्स आई कैप तो आपका रहेगा ही, सही है। अब देखो इसमें एक्स जे कैप है, इसमें भी, अच्छा जे कैप छूट गया था ना, जे कैप छूट गया था, तो इसमें भी एक्स जे कैप है और इसमें भी एक्स जे कैप है, तो एक्स जे कैप को कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा 1/2, इसमें बचेगा -√3/2, ठीक है, -√3/2, और यहाँ पे आ जाएगा -1/√2, ठीक है। लिखते हैं क्या बचेगा, 1/2 -√3/2, और ये होगा -1/√2 क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो -1/√2 और फिर एक्स जे कैप। क्लियर। अब हमको बताना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, अब उसके दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है ए एक्स और एक कंपोनेंट है ए वाई, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ये जानने के लिए याद है हमने देखा था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू AY/AX। बोलो, अरे अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस होगा, तो दिस का मतलब AY ही तो है। तो इस केस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो आपका AX है और ये वाली जो चीज़ है वो है AY, ठीक है। प्लस माइनस में आई थिंक गड़बड़ नहीं ही हुआ होगा तो देख लेंगे लास्ट में आंसर मैच करा के, ठीक है। तो हमको यही बताना है कि ये वाला जो वेक्टर है जो कि इतना लंबा चौड़ा आया है, तो एक्चुअली में वो AX, अच्छा AX में ये x भी आ जाएगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, समझ गए आप। AX आई कैप AY जे कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो, AY/AX, इसका मतलब 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 और इंटू x डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 और फिर आ जाएगा x। क्लियर। अब देखो LCM क्या आएगा, तो दोस्तों LCM आप चाहें तो सिर्फ 2 भी ले सकते हैं, चाहे तो 2 और √2 दो अलग चीज़ दिख रहा है तो आप 2√2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि 2 ही ले लो, मैं बता रहा हूँ क्यों 2 ले लो, क्योंकि इस 2 में √2 इंटू √2 है, इसमें भी √2 इंटू √2 है, तो आप उस नज़रिए से देखिए, ठीक है। आप उस नज़रिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2 को ही LCM ले लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लो अगर हम √2 को कुछ a मान लें, √2 को क्या मान लें, a मान लें, तो ये a² लिखा है, ये a² लिखा है और ये a लिखा है ना, तो a² और a का LCM जब लोगे तो a² ही तो मिलेगा। क्लियर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम ना इसमें से 2 ही लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ 1 मिलेगा माइनस √3 मिलेगा, और करना क्या होता है कि इससे इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो जब 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रहा, ये तो आता है आपको। सिमिलरली यहाँ भी हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 मिलेगा। लेकिन जब √2 से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो √2 मिलेगा, और √2 इंटू 1 जो होगा वो √2 हो जाएगा। वेरी गुड, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी नीचे देखा जाए दोस्तों तो 2 को ही आप LCM ले सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो √2 इंटू √2 लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तो 2 है तो √3 ही रह जाएगा, प्लस 1 रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कितना, तो √2, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली, तो ये tan थीटा है, सही है। अब यहाँ से हम
टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक आंसर आ भी चुका है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 प्लस √2, ऐसा करके कुछ है ना। अच्छा, x से x कैंसिल हो चुका है, हाँ ठीक है, x से x कैंसिल हो चुका है, तो आई थिंक इतना कुछ आना चाहिए, तो देख लो कौन सा वाला है। अच्छा, हमको थीटा पता करना है, तो थीटा जानने के लिए tan को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 प्लस √2, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही दिख रहा है। क्लियर है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है देखते हैं। कहता है P, वेक्टर P है, कितना है i कैप प्लस j कैप है, और Q कितना है 2i कैप माइनस k कैप है। वेरी गुड। आर टू वेक्टर्स विच व्हेन एडेड टू R, अच्छा एक और वेक्टर कोई R है, कोई R है, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन, देन R इज कितना। एक सेकेंड, ये दो वेक्टर्स है, आर टू वेक्टर्स विच व्हेन ऐड, अच्छा जब उनको R से ऐड किया जाता है ना, तो जो हमको रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो एक यूनिट वेक्टर मिलता है जो z डायरेक्शन में है। यानी फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, आर रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर से दिखाते हैं, इसने पहले से ही एक आर ले रखा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे दिखाए, चलो हम स्मॉल आर से दिखा देते हैं, ये रिजल्टेंट है, सही है। तो रिजल्टेंट कितना है, तो जस्ट के कैप है, क्यों, क्योंकि इसने कहा है रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए अलोंग जेड एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हमको लिखना भी होगा तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, और जेड एक्सिस है तो फिर के कैप होगा। अब आपको बताना है कि ये आर कितना होगा। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को जोड़ो और इसे इक्वेट कर दो, तो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, यही तो है, तो P की जगह पे लिखो i कैप प्लस j कैप, Q की जगह पे लिखो 2i कैप माइनस k कैप, ठीक है, और प्लस R इज इक्वल्स टू k कैप। ठीक है दोस्तों, अब हमको R निकालना है, तो बाकी लोग उधर लेके चले जाओ, तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, ये i कैप प्लस 2i कैप 3i कैप उधर जाके बनेगा -3i कैप, और -3i कैप बस इसी में तो है, तो यही आंसर होगा, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। जब हम एग्जाम में बैठेंगे बिल्कुल हम देख लेंगे कि एक ही ऑप्शन में -3i कैप है, आगे टाइम वेस्ट मत करना। हालांकि अगर लगे कि भाई टाइम है तुम्हारे पास तो कर भी लेना, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्रॉस चेक हो जाता है कि आगे वाली चीज़ें भी सही है कि नहीं, है ना। लेकिन फिर भी आगे बढ़ो, बताओ फिर क्या है, आई कैप हो गया ना, जे कैप, तो जे कैप तो इधर अकेला ही है, तो इधर जाके माइनस जे कैप बनेगा, हाँ अब तो कंफर्म हो गया, सही होना चाहिए, और ये माइनस के कैप जब इधर आएगा तो प्लस आएगा, और ये +2k कैप। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेबल हम इसको 1 दे सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें सोचना था, बस यही कि रिजल्टेंट लेबल 1 आप इसको दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज 0 टाइप का ही है ये। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो पिछली बार क्या था ना कि सिर्फ एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, तो चीज़ें सिंपल थी, लेकिन अगर एक्स वाई के साथ जेड आ जाए, है ना, एक्स वाई के साथ इधर बाहर वाला जेड भी आ जाए, और वेक्टर जो है जैसे ये एक्स है, ये वाई है, और जेड तो एक्चुअल में ऐसा बाहर होता है ना, आपकी तरफ होता है, ऐसे आपकी तरफ होता है, और वेक्टर कहीं तिरछा इधर हो जाए, इधर ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, तो फिर उसके कितने कंपोनेंट्स आएंगे। तो इधर होने का मतलब ये हुआ कि उसका एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट होगा। अगर वो सिर्फ यहाँ था तो उसका एक कंपोनेंट था एक्स में, एक कंपोनेंट था वाई में, लेकिन जैसे ही ये वेक्टर से बाहर निकलेगा तो एक्स वाई के साथ अब उसका एक जेड कंपोनेंट भी आएगा, है ना दोस्तों। तो एक काम करते हैं, हम डायग्राम से समझते हैं बढ़िया से। सो नाउ वी हैव 3 एक्सेस एक्स वाई एंड जेड, और आप जानते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक वेक्टर मैंने ए लिया, ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है बच्चों, ये ऐसा बाहर है, बाहर निकला हुआ है, और आपको फील हो बढ़िया से, इसीलिए मैंने एक
क्यूबोइड फॉर्म कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बाहर है, मतलब यहाँ तक पहुँचना है तो आपको एक्स में इतना चलना पड़ेगा, वाई में इतना चलना पड़ेगा और जेड में एक्चुअली बाहर आना है, लेकिन चूंकि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता इसीलिए मैंने ऐसा तिरछा दिखा दिया, है कि नहीं। तो ये फील हो रहा होगा आपको कि कैसे ऐसे ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, और ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अरे 3 एक्सिस है तो तीनों के साथ कुछ कुछ एंगल तो ये फॉर्म कर ही रहा होगा। तब इसके 3 कंपोनेंट होंगे। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे, एक्स और वाई के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है ना तो आपको एक्स में चलना है और वाई में चलना है, बस। आप एक्स में चल रहे हैं इतना, वाई में चल रहे हैं इतना, और आप यहां पहुंच जा रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको एक्स में भी चलना है, वाई में भी चलना है, और फिर जेड में भी चलना है। जेड दिख तिरछा रहा है लेकिन एक्चुअल में बाहर है ना। तो इसीलिए इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा। तो एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि एक्स में इतना ही तो चलना है आपको। वाई कंपोनेंट कौन होगा दोस्तों, तो वाई कंपोनेंट ये वाला होगा, क्योंकि वाई में आपको इतना चलना था, इतना चलना था, तो ये और ये सेम ही तो है। और जेड कंपोनेंट कौन होगा, ये वाला, क्योंकि जेड में आपको इतना चलना था, तो ध्यान से देखा जाए तो ये और ये सेम ही तो है। अरे बस इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ लेके आए हैं, तो फोटो थोड़ा ठीक दिखे, सुंदर दिखे, इसीलिए मैंने ये लिया एक्स कंपोनेंट, ये लिया वाई कंपोनेंट, और ये लिया जेड कंपोनेंट। जिस तरीके से हम इसमें पहले लिया करते थे, हम इसको बोलते थे एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते थे वाई कंपोनेंट, ताकि दोनों को जोड़ोगे तो तुमको ये मिल जाएगा वापस से। तो ठीक उसी तरीके से इसको इसको और इसको ऐड करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो एक चीज है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ax की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको a को इधर की तरफ, a का कंपोनेंट इधर तोड़ना है, तो किधर तोड़ना है, अल्फा की तरफ घूम के तोड़ना है। तो जिस एंगल की तरफ घूमते हो, अरे a का कंपोनेंट x की तरफ तोड़ोगे तो ऐसे ही तो घूम रहे हो अल्फा की तरफ। तो अल्फा की तरफ घूमोगे तो तुम अल्फा के साथ कॉस लिखोगे, तो लिखोगे ए एक्स इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा। ठीक उसी तरीके से मैं पूछूं कि ए वाई कितना होगा, तो ए वाई जानने के लिए तुम बीटा एंगल घूमोगे, तो ये हो जाएगा ए कॉस बीटा। और ए जेड कितना होगा, तो तुम यहाँ से, एक्चुअली ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से कितना घूमोगे, ऐसा कितना घूमोगे, गामा घूमोगे, है ना, क्योंकि वेक्टर ए जो है वो जेड के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लिखेंगे ए जेड इज इक्वल्स टू ए कॉस गामा। अब यहाँ से हम कॉस अल्फा लिखेंगे, तो कॉस अल्फा हो जाएगा ए एक्स बाई ए। यहाँ से हम कॉस बीटा लिखेंगे, तो कॉस बीटा, ए को नीचे लेके चले जाओ, तो ए वाई डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ से हम लिखेंगे कॉस गामा, तो ये हो जाएगा ए जेड डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। अब इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है इसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो इनका ना कुछ रिलेशन होता है आपस में, देखते हैं क्या। हमें काम करते हैं, सबको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यानी हमारा मकसद है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर को अब कॉमन ले लो या फिर एलसीएम ले लो, बात तो वही है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस कितना, तो ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है इसका लेंथ ए है ना, तो ये ए होगा कितना। तो अगर हम इसको एक क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करें तो हम जानते हैं क्यूबॉइड का जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में एल क्या है, एल ए एक्स है
है ना। बी क्या है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ए जेड है। ऊंचाई कितनी है, तो ए वाई है। तो ए कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ए हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। और दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। तो हम चाहें तो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसकी जगह पे ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, का मतलब कितना, 1। इट मीन्स कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, एंड इट विल बी इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों क्या है कि अगर हम ऐड करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3। एक काम और करते हैं, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा को उधर लेके जाओ। तो उधर लेके जाओगे तो सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सब प्लस हो जाएगा और 1 को इधर लेके आ जाओ, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और 3 माइनस 2 कितना, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 होता है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, है ना। तो दो रिलेशंस हमको ध्यान रखने होंगे कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करता है ना। देखो डेरिवेशन से कोई खास मतलब नहीं है, मेन बात तो ये याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ अगर वो गामा एंगल फॉर्म करता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। ये दो रिलेशंस आपको याद रखने होंगे, और इस चीज़ को मैंने यहाँ ठीक से ऐसे लिखा है, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। मेन बातें तो है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए और ये ध्यान। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। हो गया, देखते हैं। कहता है एक वेक्टर ए है, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन द एंगल मेड बाय इट विथ जेड एक्सिस इज कितना। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो जेड एक्सिस के साथ पूछ रहा है, नहीं गामा पूछ रहा है कितना होगा। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि वो जो भी वेक्टर होगा ए, जो एक्स एक्सिस के साथ इतना और वाई एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, इतना तो कंफर्म है वो एक्स वाई प्लेन में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में अगर होता, मान लो यहाँ होता, यहाँ होता, तो अगर वो x के साथ 45 बना रहा है तो कंफर्म है कि y के साथ भी 45 ही बनाता। अगर वो इसी प्लेन में होता तो सीधी सी बात है, ये प्लेन में ना होकर कहीं इधर बाहर है, तब वो x के साथ बना रहा है 45 और y के साथ बना रहा है 60। तो कुछ ना कुछ z बाहर होता है ना, z बाहर होता है, तो z के साथ भी ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। सही है, तो मतलब वही है, इसमें ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है, तो जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ये लेवल 0 का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अब हम कौन सा वाला फार्मूला यूज करें, साइन वाला ही कॉस वाला, जो मन करे यूज कर लो, कॉसी वाला यूज कर लो। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अब ये कॉस 45 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे दिस विल बी 1/4 और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम तो 4 आएगा और ये हो जाएगा 213 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। गुड। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 1/4 आएगा
स्क्वायर को लेकर रूट बनाओगे तो ये लगभग आपका ये 1/2 आ जाता है, यानी गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो किसी का पोजीशन बताएगा। पोजीशन बताने का मतलब है ये बताएगा कि वो चीज़ कहाँ है। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे मान लो दोस्तों कि कोई पॉइंट ए है और 3 लोग हैं, बी सी और डी। ठीक है, 3 लोग हैं, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। तो अगर तुम बी से पूछोगे कि ए कहाँ है, तो वो क्या कहेगा? वो बोलेगा ऐसे इधर है उधर है, ऐसे ही इशारा करेगा ना। तो एक ऐसा वेक्टर जो बी को ए से मिला है उसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अरे ये पोजीशन है किसका? ए का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में, बी के लिए, हिंदी में बोले तो बी के लिए ए का पोजीशन ये है ना। तो इसको पढ़ा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली आप सी से पूछेंगे कि वो ए कहाँ है, तो कैसे इशारा करेगा? वो ऐसे इशारा करेगा, ये रहा ये रहा। अब इसको कैसे लिखोगे? तो ये है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो डिनोट करोगे आर, पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। तो आर ए सी, पोजिशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। आर ए सी इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। सिमिलरली इसे पूछोगे कहाँ है, तो ऐसे इशारा करेगा, है ना। तो ये लोग ऑब्जर्वर हैं, ये लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसे पूछोगे वो कहाँ है, तो ऐसे इशारा करेगा। तो उसका नाम क्या होगा? पोजिशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी। इज इट क्लियर? एक बात याद रखना दोस्तों, अगर ऑब्जर्वर का जिक्र ना रहे तो हम ऑब्जर्वर को हमेशा ओरिजिन पे मानते हैं। कहाँ मानेंगे? ओरिजिन पे। जैसे मान लो कि ये कोई एक्स वाई जेड एक्सिस है और एक पार्टिकल वहाँ कहीं पी है, समझ गए? अच्छा, ये पी का पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, व्हाट डज इट मीन? मान लो पोजीशन कोऑर्डिनेट 1,2,3 है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट तक पहुँचना है ना, तो आपको एक्स में चलना पड़ेगा 1, वाई में चलना पड़ेगा 2 और जेड में चलना पड़ेगा 3। इधर बाहर आना पड़ेगा, बाहर बाहर। यानी ये वाला पॉइंट इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है दोस्तों, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक्स में भी चलना है, वाई में भी चलना है, फिर बाहर ही आना है, जेड में भी चलना है। अरे बोलना यार भाई, तो ऐसा कुछ कहानी है। ठीक है, अब यार ऑब्जर्वर का जिक्र है नहीं कि कोई उसको देख रहा है, तो कहाँ से देख रहा है, तो हमेशा आप ऑब्जर्वर को यहाँ ओरिजिन पे मानेंगे। ठीक है, और आपको फील हो तो एक सेकेंड, और पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? माने इस ऑब्जर्वर से पूछोगे कहाँ है, तो ऐसे ही दिखाओगे और उसको बोल दोगे आर पी ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन ये विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि ऑब्जर्वर ओरिजिन पे ही होगा। अगर स्पेशली जिक्र ना किया जाए तो अंडरस्टूड होता है कि ऑब्जर्वर ओरिजिन पे ही होगा। ठीक है, तो बस हम उसको आरपी ही लिख देंगे, पोजीशन ऑफ पी। अरे बोलना यार, जैसे मान लो कि यहाँ कोई अब बोले कि ना इस पॉइंट का नाम कुछ डी है, तो इसको क्या बोलोगे? तब इसको तो हम आर पी डी बोलेंगे ही, नहीं समझे? लेकिन अगर इसके रेस्पेक्ट में देखना हो तो आर पी ओ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक बात बताओ यार, इसको थोड़ा फील करना है तो हम वही ड्रॉ कर लेते हैं, एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर, जिससे पता चलेगा भैया कि यहाँ पहुँचना है तो एक्स में इतना चलना पड़ेगा, वाई में इतना चलना पड़ेगा, और जेड में एक्चुअली तो बाहर चलना है, लेकिन अब तिरछा दिखा देते हैं हम लोग, है ना। और इसी चीज़ को, मतलब ये जो चलने वाली बात है, इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में दिखाऊं, तो एक्स में एक्स आई कैप चलना है, वाई, अरे यही एक्स ही चलना है ना, वाई में वाई जे कैप, और जेड में जेड के कैप। अब एक बात बताओ, ये जो आरपी है, आपको नहीं लग रहा कि दिस प्लस दिस करने से मिलेगा? अरे लॉ ऑफ पॉलीगन याद करो भाई, खट खट खट, यानी इन 3 वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला के जो वेक्टर बनेगा वो मिलेगा, तो वो आरपी ही तो है। तो आरपी इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस, मतलब दिस प्लस दिस, यानी आरपी इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तामझाम ऐसे ही था। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हों, तो उस पॉइंट का
पोजीशन वेक्टर होता है, एक्स के साथ आई कैप लगा देना, वाई के साथ जे कैप लगा देना और जेड के साथ के कैप लगा देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो इस पॉइंट का हमको बताना है कि पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आर हमको लिखना है, आरपी हमको लिखना है। ठीक है, आरपी हमको लिखना है तो कितना होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम -3 के साथ आई कैप लगा देंगे, -3 आई कैप, 2 जे कैप और 1 के कैप। ठीक है, इसको ठीक से लिखोगे तो -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप को अब सिर्फ के कैप लिख सकते हैं। समझ गए आप। फिर से बोलो क्या सीखा हमने, कि एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मान लो दोस्तों एक्स वाई और जेड ड्रॉ किया है मैंने, कुछ भी 2, 3, -6 है, तो ये कितना होगा, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -6 के कैप। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, यही समझना था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे मान लो दोस्तों कि आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे R1, वो होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, इट विल बी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब एक दूसरा पॉइंट B है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 हैं, तो उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब हम अगर a को b से मिलाएं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, तो मान लो दोस्तों हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करें जो a को b से ज्वाइन करता हो, तो इस वेक्टर का नाम कुछ ab होगा, मतलब फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो और मुझको ये बताओ कि कौन से 2 वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करने पे कौन सा तीसरा मिल रहा है। मतलब R1 और R2 को ऐड करने पे AB मिल रहा है, कि R1 और AB को ऐड करने पे R2 मिल रहा है, या फिर R2 और AB को ऐड करने पे R1 मिल रहा है। ये आप सोच के बताइए, बिल्कुल वीडियो पॉज करिए, सोच के बताइए। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि उन 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाता है जब कभी भी ट्रायंगल बन रहा होता है जो सेम ऑर्डर में होते हैं, और वो मिलता है जो ऑर्डर को बिगाड़ रहा है। तो इस केस में कौन से 2 लोग सेम ऑर्डर में हैं, तो R1 और AB सेम ऑर्डर में है, और ये R2 उस ऑर्डर को बिगाड़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि R1 और AB को हम ऐड करेंगे, R1 और AB को ऐड करेंगे तो हमको R2 मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखा जाए तो AB इज इक्वल्स टू कितना होगा, R1 को इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। समझ गए आप, AB इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अरे R2 फाइनल पोजीशन है, अगर हम A से B जा रहे हैं तो ये जो B है वो फाइनल पॉइंट है, यानी कि R2 फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इस R2 की जगह पे इसको पुट करते हैं, है ना, और R1 की जगह पे हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो AB इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा दोस्तों, तो ये मिल जाएगा आपको x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इज इट क्लियर। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो आई कैप वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप अगर तुम कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा x2, इसमें बचेगा x1, और बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर आई कैप आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1, और जे कैप को कॉमन ले लो। अरे इसमें से और इसमें से जे कैप कॉमन ले सकते हैं आप, तो y2 माइनस y1 बचेगा, और इसमें से और इसमें से के कैप कॉमन ले लोगे तो z2 माइनस z1 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका के कैप। तो दिस विल बी जस्ट AB, दिस विल बी जस्ट AB। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या सीखने को मिला, कि अगर आपको कभी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर को लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में, है ना, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप लिख लेना, फिर y2 माइनस y1 जे कैप लिख लेना, फिर z2 माइनस z1 के कैप लिख लेना। क्लियर, इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया AB, उसका लेंथ कितना है, यानी वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड कितना है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि
ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बात सही है। ये जो ए बी का मैग्नीट्यूड है वो ये लेंथ ही तो है, या यूं कहें कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही तो है। तो मैं पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ए बी होगा, एक सेकेंड ये एस क्यों आ गया, यहाँ ए बी होना चाहिए ना, अच्छा वो कर दूंगा, ठीक है, यहाँ ए बी होगा, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के रूप में इसको मैंने लिख दिया है, मैं सुधार के लिख दूंगा, ठीक है, वहाँ ए बी होगा। तो मुझको क्या करना होगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालना होगा। तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखा है तो हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो के कैप का कोफिशिएंट Z2 माइनस Z1 है ना दोस्तों। तो ऐसा करके कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को तुम देखो, ये फॉर्मूले को देखो, तो लगेगा कि जैसे ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है। कहाँ देखा है, अरे भाई इसी को तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहा करते थे, कि दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि द अबव फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ठीक है। अब सुनिए अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, गलती से सेम ही टॉपिक दो बार हो गया है, ठीक है। तो ये हम जस्ट एक केस ले रहे हैं और हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो ए को बी से मिला है। तो ये वेक्टर तुम कैसे लिखोगे, मतलब इसको ए बी नाम दोगे, ए से बी जा रहा है, तो ए बी कैसे लिखोगे, ठीक है। तो हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो फाइनल हमारा बी है, इनिशियल ए है, तो हम लिखेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप। क्लियर है, वेरी गुड। अब मान लो हम एक ऐसा वेक्टर लेना चाहते हैं जो उसके ऑपोजिट हो, ठीक है, ऑपोजिट हो, ऑपोजिट हो का मतलब अब हम बी से ए को मिलाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उस वेक्टर को हम बी ए बोल देंगे। तो जब तुम बी ए लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी ए लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो अब फाइनल कौन है, फाइनल ए है ना, क्योंकि बी ए का मतलब हुआ बी से ए जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अब तुमको एक्स ए पहले लिखना होगा। तो एक्स ए माइनस एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस, सॉरी यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, ए को हमको लिखना है पहले ना, तो वाई ए माइनस वाई बी जे कैप और जेड ए माइनस जेड बी, ठीक है, जेड ए माइनस जेड बी और फिर आपका के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब एक और बात है दोस्तों, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ए बी जो है वो नथिंग बट माइनस ऑफ बी ए है। याद है ये हमने देखा था कि एक वेक्टर को जस्ट आप पलट देते हैं तो खुद का ही नेगेटिव हो जाता है, और बात सही भी है। अगर आप बी ए में माइनस साइन लगा देंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि ये पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा, यानी ए बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी ए है, या बी ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए बी है। तो मेन चीज ना हमको ये लिखने आना चाहिए कि अगर ए से बी को मिलाने वाला एक वेक्टर है तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट्स को फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लिख देंगे, सिमिलरली हम जे कैप और के कैप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी, है ना। आइए ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, देखते हैं। तो वी हैव 2 पॉइंट्स पी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो -3,4,7, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 9,-2,3। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और राइट द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट पी टू क्यू, ठीक है। इसका एक नाम भी होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं। तो हमको पी क्यू निकालना है कि पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी फ्रॉम पी टू क्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, पी क्यू कैसे लिखेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या है 9 माइनस
-3 और इसके साथ आई कैप लिखेंगे प्लस -2 -4 जे कैप प्लस 3 -7 और ये हो जाएगा तुम्हारा के कैप। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 आई कैप प्लस ये -6 होगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -6 जे कैप और ये हो जाएगा -4 के कैप। तो ये इतना हो जाएगा। फिर हमको बोल रहा है कि भैया आप अच्छा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे √12² प्लस -6² प्लस -4²। हालांकि आपको माइनस इंक्लूड करने की जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट +6² भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 ही होगा और 6 का स्क्वायर भी 36 ही होगा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 36 प्लस कितना 16। ठीक है, तो 144 प्लस 36 ये कितना हो जाएगा बोलो? तो ये अंडर रूट हो जाएगा, हाँ 144 प्लस 196 आ रहा है क्या टोटल? क्योंकि ये तो 180 हो जाएगा ना, हाँ 196 और 196 आई थिंक ये शायद 14 का 4 चौके 16, हाँ ठीक है 14 का होता है, तो 14 यूनिट डिस्टेंस है दोनों के बीच में। क्लियर है? तो ये बात है, ये क्वेश्चन करो। अच्छा इसमें मैं हिंट दे देता हूँ कि वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी जो होता है किसी भी इंस्टेंट पे, जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड होता है विथ डायरेक्शन। बस स्पीड को डायरेक्शन के साथ लिख दोगे तो वो वेलोसिटी हो जाता है। क्लियर? एक्चुअली देखा जाए तो स्पीड मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन साथ में लिख दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो दोस्तों इसको। चलो देखते हैं। अब कहता है कि अ बर्ड फ्लाइंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अच्छा 2 पॉइंट्स है दोस्तों, चलो एक पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, एक पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, और इसको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग वो वेलोसिटी है, मतलब जो वेलोसिटी है ना वो इधर है, इधर है वो वेलोसिटी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में वो जा रहा है। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? तो ये है 2, -3, 4, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो -1, 0, 3। क्लियर? हमसे कह रहा है कि आप वेलोसिटी वेक्टर लिखिए। तो दोस्तों अगर आप वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो कोई भी वेक्टर लिखना है तो पहले तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, पहले तो क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड, और फिर डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आप मुझको बताइए कि जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? तो आप बोलेंगे कि ए बी के डायरेक्शन में है, तो हम ना ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेंगे। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। आप जानते हैं वेलोसिटी ए बी के अलोंग है, तो आप ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लीजिए। ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर लेने का मतलब हुआ आप ए बी के अलोंग डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये निकलेगा कैसे? तो आप जानते हैं कि अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो आपको वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है ना? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो पहले हम वेक्टर लिखते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ ए बी होगा कितना? तो ए से बी जा रहे हैं आप, तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो -1 -2, तो ये हो जाएगा आपका -3 आई कैप, 0 -3, तो ये तो +3 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, 0 में से आप -3 को माइनस करेंगे, सही है ना? और 3 - 4 जो होगा वो 1 हो जाएगा, हाँ -1 हो जाएगा, तो -k कैप। क्लियर? तो ये ए बी हो गया। और रही बात इसके मैग्नीट्यूड की, तो वो हो जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 1 19 √19। क्लियर? तो आप बताएं कि ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होगा? तो वो हो जाएगा वेक्टर विच इज -3i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाई √19। अब हम आराम से वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको। आराम से हम वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं। तो वेलोसिटी वेक्टर होगा क्या? तो पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखो और फिर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखो। तो वेलोसिटी ए बी के डायरेक्शन में था, तो ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखो। अब बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? स्पीड जो होता है ना, स्पीड, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है। तो वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाई √19। थोड़ा गंदा सा आंसर तो आया, लेकिन ठीक है, जो है वैसे यही है। तो 10 डिवाइडेड बाई √19 -3i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, दिस इज द आंसर। ओके, आई डोंट थिंक कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक एक ही जगह हो सकता है, माइनस करने में। तो -1 -2 -3 वो तो सही है, और 0 -3 वो भी सही है, और -1 ठीक ही है। ये क्वेश्चन कहता है कि द क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर। आपको एक क्यूब दिख रहा होगा जिसका साइड लेंथ ए है, फोटो में दिख रहा होगा। द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ए बी ओ डी टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस। अच्छा, मतलब दो फेसेस हैं, एक है ए बी ओ डी, यानी कि ये वाला फेस। अच्छा, ये वाला फेस है कैसा? तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये फेस ऐसा होगा, ऐसा बाहर निकला होगा, है ना। लेकिन हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको ऐसा तिरछा दिखाया। और एक फेस है कौन सा? बी ई एफ ओ। तो बी एफ ओ कौन सा फेस है? बी ई एफ ओ। अच्छा, ये सबसे पीछे वाला फेस, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, सबसे पीछे वाला फेस। तो इन दोनों फेसेस के सेंट्रल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स का ना कोऑर्डिनेट ढूंढ लो। कोऑर्डिनेट ढूंढने का मतलब हुआ कि इस पॉइंट तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है, जेड में कितना चलना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये वाले पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो आपको किधर किधर चलना पड़ेगा? तो ये फेस कैसा एक्चुअल में ऐसा है ना। तो आपको कहाँ चलना पड़ेगा? आपको बाहर आना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा, तब तो आप यहाँ पहुँच पाएंगे ना। अगर फेस ऐसा है तो हो सकता है आपको 2D फील ना हो रहा हो। ठीक है, तो हम ऐसे देख लेते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ आना होगा और फिर यहाँ से यहाँ जाना होगा, ऐसे करना होगा। यानी आपको जेड में चलना पड़ा और आपको वाई में चलना पड़ा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्या होंगे? एक्स में तो आप चले नहीं, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, a/2, a/2। क्यों भाई? क्योंकि जेड में भी आपको बीचों बीच पहुंचना है ना, तो जेड में भी आपको आधा चलना पड़ेगा, वाई में भी आपको आधा चलना पड़ेगा। तो ये भी a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। तो मिला जुला के 0 a/2, a/2। ठीक है, अब आइए हम इस फेस को देखते हैं जो सबसे पीछे वाला फेस है। पीछे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस। तो अब यहाँ से कहाँ जाना होगा? तो आपको x में जाना होगा और y में जाना होगा। तो x में भी a/2, y में भी a/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/2, a/2, 0। ठीक है, अब हमको लिखना है GH। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहे और हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाने वाला जो वेक्टर चाहिए, मिलाने वाला अगर वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? तो फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप लगा देते हैं। ठीक है, अभी देख रहे थे हम लोग। फिर फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट के साथ हम j कैप लगा देते हैं। एंड सिमिलरली हम वही काम k कैप के साथ करेंगे। तो बताओ फाइनल कितना है? तो a/2 - 0, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो i कैप लगा दो, प्लस a/2 - a/2 के साथ j कैप लगा दो, प्लस 0 - a/2 के साथ k कैप लगा दो। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों
तो यहाँ से क्या मिलेगा, a/2 आई कैप प्लस, अच्छा ये तो a/2 कैंसिल हो गया ना, तो ये तो जे कैप में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, और ये माइनस में मिलेगा जो कुछ भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस a/2 एंड के कैप। इज इट क्लियर दोस्तों? ठीक है, तो अच्छा इसमें से भी हम चाहें तो a/2 को कॉमन ले लेंगे, तो आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा, आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा GH, इतना कुछ आ जाएगा। सही है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखो प्लस माइनस तो हमने देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, इवन कंपोनेंट तोड़ना भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी चीज़ से तो हमको क्या मिलता है। तो पहले हम वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसी चीज़ से जिसके पास डायरेक्शन ना हो। तो अगर आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है दोस्तों, अब हमको ना इसको मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक पॉजिटिव नंबर है 2, उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वो तब 2 हो जाएगा। अरे इस वेक्टर ए को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब कुछ और वेक्टर मिलेगा, मान लो हमको बी मिला, तो पता है ये बी कैसा होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो ए का डायरेक्शन था, बस मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। मतलब ये जो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे असर डालेगा, डायरेक्शन पे असर नहीं डालेगा। तो मैग्नीट्यूड डबल का मतलब क्या, लेंथ डबल है ना, लेकिन डायरेक्शन यही रहेगा, तो इसका मतलब बी शक्ल से हमको ऐसा दिखेगा। आपको लग रहा होगा ना कि उसके डबल लेंथ का है ये। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि हमको ए को 2 से डिवाइड करना है, तो ए को 2 से डिवाइड करके हमको एक वेक्टर बी लाना है, तो क्या होगा बताओ, डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो डायरेक्शन पे असर नहीं पड़ता है, बस मैग्नीट्यूड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आधा तो लेंथ भी आधा, तो बस इतने ही लेंथ का आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। क्लियर? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए आप किसी भी ए वेक्टर में, है ना, कोई भी ए वेक्टर है उसमें आप एक पॉजिटिव कांस्टेंट से प्लस के से मल्टीप्लाई करके कोई वेक्टर बी लाना चाह रहे हैं, तो ये जो बी होगा ना दोस्तों, ये जो बी होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो के टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है, मतलब यहाँ प्लस साइन बता रहा है कि बी और ए का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक, लेकिन अगर मान लो हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव साइन जो है ना वो डायरेक्शन पलट देगा, यानी बी का डायरेक्शन ए के ऑपोजिट होगा। सही है, डायरेक्शन पलट देगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अरे 2 से मल्टीप्लाई किया है ना आपने, तो डबल होगा और डायरेक्शन पलट जाएगा, यानी दो काम होगा। दो ने क्या किया, मैग्नीट्यूड को डबल किया, और नेगेटिव ने क्या किया, उसको पलट दिया। ठीक है, तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, लेकिन लेंथ में तो डबल रहेगा। सिमिलरली अगर आप -2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये तो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, समथिंग -a/2 हो जाएगा ये। तो ये क्या कह रहा है बताओ, कि मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा और डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को उल्टा करेगा। मैंने आपसे बोला था कि वेक्टर का नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है, तो यह नेगेटिव ना ए का डायरेक्शन पलट देगा, और ये 2 ए के मैग्नीट्यूड को आधा कर देगा। इसका मतलब वो उल्टे डायरेक्शन में आधा होगा, तो इधर की तरफ होगा। सही है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी वेक्टर ए को किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो के टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, सही है। इसका मतलब हुआ कि ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। कब? जब यहाँ नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप डीपीएस के लिए यानी जो होमवर्क होगा इस लेक्चर से रिलेटेड, जिसमें पिछले लेक्चर्स के भी क्वेश्चंस होंगे, तो आज के लेक्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं होगा, ज़्यादातर तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है।